नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। 2024 लोकसभा का सेमीफाइनल माने जा रहे 2023 विधानसभा चुनाव के रण में इन दिनों जो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है वो है जाति। कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता में लौटने पर जाति सर्वे कराने का वादा कर रही है। राहुल गांधी लगातार जितनी आबादी उतने हक पर जोर दे रहे हैं, जिसे अब उनके स्थानीय नेता पुरजोर समर्थन देने लगे हैं। बीती रात जयपुर में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने भी कह डाला कि कांग्रेस की मांग है कि जाति सर्वे कराया जाए, जिसकी घोषणा सरकार करे। हालांकि गहलोत ने इससे पहले 9 अगस्त को भी ओबीसी में अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण बढ़ाने को लेकर ट्वीट किया था, लेकिन खुद पार्टी और बड़ी जातियों के विरोध के बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। अब लगता है उन्होंने रणनीति थोड़ी बदली है और जाति सर्वे कराने की पैरवी पहली बार खुलकर की है। कांग्रेस की सोच को बीजेपी लगातार देश तोड़ने वाला करार दे रही है। खुद पीएम कह चुके हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी जाति अगर कोई है तो वो गरीब है और गरीब कल्याण ही उनका सबसे बड़ा धर्म और सेवा है। गरीब की बात वैसे खुद कांग्रेस भी पुरजोर ढंग से करती है। राजस्थान में तो गरीब कल्याण को सबसे बड़ा शासन प्रशासन का मुद्दा बनाया गया, लेकिन अब लगता है कि चुनाव के लिए जातियों की शरण ही कांग्रेस को लेनी पड़ेगी। कांग्रेस के चुनावी राज्यों में जाति सर्वे के वादे पर आज हम करेंगे इस मसले पर पूरी चर्चा। मेरे साथ कांग्रेस बीजेपी के नेता मौजूद होंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार अब हवा दे रही है और जातियों को लुभाने की पूरी तरह से पुरजोर तैयारी कांग्रेस ने कर रखी है। बीती रात कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक हुई जयपुर में, जहां पर ये इस मुद्दे पर बड़ा गहन मंथन हुआ। अशोक गहलोत ने बाहर आकर बताया भी कि बड़ा विमर्श हुआ और कांग्रेस अधिवेशन का भी उन्होंने रायपुर का जिक्र किया कि जिसमें जातिगत सर्वे को लेकर के बात उठी थी, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार की तरफ से घोषणा की बात उन्होंने कही कि कांग्रेस नेता चाहते हैं कि इस पर सरकार ऐलान करे कि सत्ता में लौटने पर जातिगत सर्वे सरकार कराएगी। यही बात मध्य प्रदेश में कमलनाथ कह रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी कही जा रही है। पहले जान लेते हैं कि कल रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जाति सर्वे पर क्या कहा। राहुल गांधी जी ने कहा था रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन, जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था। वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाएं। तो देखा आपने, कल कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हुई थी जयपुर में, जिसमें राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई और अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, सीडब्ल्यूसी के सदस्य हरीश चौधरी, कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल इसमें शामिल हुए। बैठक में जातिगत गणना का मुद्दा काफ़ी पुरजोर ढंग से उठा और उस पर मंथन किया गया। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त कांग्रेस के नेता राजेंद्र आर्य मौजूद हैं, उनका मैं रुख कर लेता हूं। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में एनडीटीवी राजस्थान पर। बीती रात कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में काफी मंथन हुआ आपके शीर्ष नेताओं के बीच और सीएम गहलोत ने ऐलान किया कि अब कांग्रेस सत्ता में लौटने पर यहां भी, राजस्थान में भी जातिगत सर्वे कराएगी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कह रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी ऐसी बात उठ रही है। आपके नेता, दिग्गज नेता राहुल गांधी लगातार जितनी आबादी उतने हक की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि 9 अगस्त को भी मुख्यमंत्री ने बात उठाई थी। उन्होंने एक ट्वीट किया था शाम को 8:38 पर, अगर आपको याद हो तो उन्होंने जातिगत सर्वे नहीं, उन्होंने ओबीसी में आरक्षण बढ़ाने को लेकर के पिछड़ी जातियों के कल्याण की बात उन्होंने की थी। 21% से 27% आरक्षण की उन्होंने बात रखी, लेकिन खुद पार्टी के भीतर रघु शर्मा जैसे नेताओं ने विरोध किया और ओबीसी के जो अगड़ी जातियां हैं
उनका भी काफ़ी विरोध झेलना पड़ा और आखिरकार ट्वीट डिलीट कर लिया। तो क्या माना जाए कि अब उन्होंने रणनीति में थोड़ा रिकैलिब्रेशन किया है, थोड़ा बदलाव किया है, उसको अब राहुल गांधी के हिसाब से समायोजित कर रहे हैं और अब जाति सर्वे की बात हो रही है कांग्रेस में? देखिए, जहां तक ओबीसी आरक्षण की बात है, चाहे जातीय जनगणना की बात है, ये कांग्रेस पार्टी का एक पॉलिसी डिसीजन है। जैसा कि आपको पता, रायपुर महाधिवेशन में ये प्रस्ताव भी पारित हुआ था और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की मंशा को अनुरूप थी, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी भागीदारी। तो हम भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि देश को आजाद हुए करीबन 75 साल से अधिक हो गए हैं। उसके बावजूद भी आज अगर हम जुडिशरी की, हायर जुडिशरी की बात करें, चाहे यूनिवर्सिटी की बात करें, तो आपको मैं एक छोटा सा फिगर देना चाहूंगा कि 21 जुलाई 2023 को हमारे जो केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, जो कि राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने जो लोकसभा के अंदर एक आंकड़ा दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 2018 से लेकर जुलाई 2023 तक करीबन 5 सालों में 2.98% एससी के जज उच्च न्यायालयों में आए, 1.49% एसटी के आए और 11.92 ओबीसी के आए और 5.6% आपके माइनॉरिटीज के आए। तो कुल मिलाकर ये करीबन 21% हुआ, जो कि करीब करीब, अभी आपको पता होगा बिहार की जनगणना से पता चला कि करीबन 86 to 89% ये जनसंख्या है। अब 79% सामान्य वर्ग से है। ये तो है जुडिशरी का मामला। अब मैं आपको छोटा सा फिगर आपका देना चाहूंगा। देश में करीबन 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसके अंदर एक एक कुलपति सिर्फ एससी एसटी का है, 7 कुलपति ओबीसी के हैं। उसके अलावा 1005 जो प्रोफेसर हैं, उसमें से 864 प्रोफेसर सामान्य जाति के हैं, 69 प्रोफेसर आपके एससी के हैं, 15 एसटी के हैं और 41 ओबीसी के। इनसे दुगने या उससे भी ज्यादा होने चाहिए, जो कि नहीं है। अब सवाल ये उठता है, जो प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को ओबीसी कहते हैं कि भाई मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मेरे को क्या कह दिया, मेरे को वो कह दिया। आज उनके हालत में जो 9.5 साल का उनका कार्यकाल है, उसमें हमारा जो वंचित वर्ग है या ओबीसी वर्ग है या बहुसंख्यक आबादी है, उसका हायर जुडिशरी में और यूनिवर्सिटीज में ये हंस रहा है। तो आप सोचिए कि अब उनको न्याय कब मिलेगा। अब यहां पर उनको सामाजिक न्याय की जहां तक बात हम कर रहे हैं, तो हमने ये तय किया कि अब हम, और आपको पता भी राहुल गांधी जी ने एक और फिगर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 90 जो सचिव हैं पूरे देश की, जो ब्यूरोक्रेसी है उसको नियंत्रित कर रहे हैं, सचिव हैं जो कि सेक्रेटरीज है विभागों के, जो कि किसी भी विभाग का सबसे उच्च पद होता है, मतलब इसका एग्जीक्यूटिव का। तो उसमें सिर्फ तीन जो है वो ओबीसी के हैं। तो जो सिर्फ 5% जो बजट है उसके ऊपर उनका नियंत्रण रहता है। तो आज यहां पर इसलिए ये जरूरी हो गया है कि अब चूंकि आपको पता है कांग्रेस पार्टी ने 1931 की जो जनगणना थी वो जातिगत आधार पर हुई थी, और उसके बाद में आजादी के बाद में 2011 की जनगणना कांग्रेस ने मतलब जातिगत आधार पर करवाई थी। लेकिन हम उस वक्त पूर्ण बहुमत में नहीं थे, इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें थी, जिसकी वजह से वो रिपोर्ट को हम सार्वजनिक मतलब उसको नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता ओबीसी की जनगणना उसमें आपके जातिगत आधार पे हुई थी। अब हम लगातार केंद्र की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप 2021 में जो जनगणना पेंडिंग थी, 2021 में जो जनगणना पेंडिंग थी, जो कि हर 10 साल में होती है, उस जनगणना को आप नहीं करवा रहे। अब पता नहीं कब आप जनगणना कराओगे। आपने महिलाओं की आरक्षण की बात की, उन्होंने दे दिया, लेकिन उसके अंदर आप बता रहे हो कि वो आरक्षण तब तक लागू नहीं होगा जब तक परिसीमन नहीं होगा, तब तक लागू नहीं होगा जब तक जनगणना नहीं होगी। तो ऐसे आरक्षण का क्या फायदा? मतलब आप समझिए, चारों तरफ ये जो आपने ये चीजें कर दी, लोगों को भ्रम में रख दिया। राजेन जी, आरक्षण नहीं है, जनगणना नहीं है, परिसीमन नहीं है। अरे भाई, हो क्या रहा है? 9.5 साल से आप अपने आप को इतना मजबूत वो कहते हैं। आप कोरोना काल के अंदर किसानों के काले कृषि कानून लेके आ जाते हैं, कोरोना काल के अंदर तमाम महंगाइयां बढ़ा देते हैं, कोरोना काल के अंदर आप अग्निवीर की योजनाएं लेके आ जाते हैं। तो ऐसी चीजें करते हैं और उसके बाद में जब जो पॉलिसी डिसीजन है देश के भविष्य को तय करता है, देश की बड़ी आबादी का भविष्य जो तय करता है, उनके भाग्य की जो रेखा है उनको पुख्ता करता है, उसके अंदर आप इतनी ढिलाई क्यों बरत रहे हैं? अपने आप को बार बार ओबीसी का कहते हैं, लेकिन आपने ओबीसी के लिए किया क्या है? सिर्फ अपने आप को ओबीसी कहने के अलावा आपने एक भी फायदा अगर ओबीसी का किया हो तो बता दीजिए। नहीं राजेन जी, आप ढिलाई की और 9.5 साल की बात कर रहे हैं, तो पिछले 4.5 साल से आप भी थे राजस्थान में, आपने क्यों नहीं बिहार की तर्ज पर जातिगत सर्वे करा लिया?
अब चुनाव में आप सिर्फ इसे देखिए, मुद्दा बना रहे हैं। मैं आपको इतना फिगर बता दूं कि राजस्थान के अंदर आप तमाम जो हमारे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की बात हो, चाहे आप हमारे विधायकों की गणना नहीं, कर मैं लीजिए, सर्वे की बात आप कर रहा हमारे- हूँ राजेंद्र जी, मैं सिर्फ सुनिए, स्पेसिफिक सर्वे की बात कर रहा हूँ जो आज आप नहीं। आचार संहिता लगने से 2 या 3 दिन पहले, क्योंकि अब उस दहलीज पर है राजस्थान जब नहीं आचार नहीं, संहिता ये आचार लगेगी। संहिता की बात नहीं है सर। आपको नहीं, पता आप है जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हमारा- आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं उस तरह का। आप लगातार एक के बाद एक जातियों के कल्याण बोर्ड का गठन कर रहे हैं। आज भी 8 बोर्ड का कल्याण बोर्ड का ऐलान किया गया है। आपने तमाम योजनाएं गरीबों को लेकर के बनाई। आपने महिलाओं को साधा, आपने बच्चियों को साधा, आपने गरीबों के लिए योजना बनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा शासन जो है हमेशा गरीब और वंचितों के लिए रहता है। लेकिन ये तो सच्चाई है कि आपको आखिर में अब चुनाव में आकर के जातियों की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। ये हकीकत तो आप भी जानते हैं कि तमाम योजनाएं आपकी एक तरफ हैं और जातिगत समीकरण एक तरफ है। मनीष जी ऐसा नहीं है। आप अगर बहुसंख्यक आबादी को जाति के नाम से गिनना चाहते हैं तो आप गिन सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि नहीं, मैं तो सबको भारतीय के तौर पर देखना चाहता हूँ। मैं तो भारतीय के तौर पर देखना चाहता हूँ, लेकिन आप जो राजनीति है वो उसे देश को जाति हिंदुस्तान की कटु सत्य है। हम जिस कुल में या जिस जाति में जन्म लेते हैं वो हमारी सच्चाई है। हम और सियासत उसे भुनाना चाहती है, ये भी बड़ा कड़वा सत्य है। सियासत उसे चुनाव में भुनाती है, ये भी बड़ा कड़वा सत्य है। आपके भाजपा के प्रवक्ता जी भी बैठे हैं, वो आलोक वत्सी लिखते हैं, मैं राजेंद्र आर्य लिखता हूं। ये सब लोग हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो ये हमारी पहचान है और हम अपनी पहचान को छुपाकर कितने दिन तक रहेंगे? नहीं, आप नहीं मानते कि पहली पहचान आपकी भारतीय है? ये बड़ा मैं कब मना कर रहा हूं? मैं नहीं, आपने कहा कि हमारी पहचान जाति है, उससे हम लोग आइडेंटिफाई होते हैं। फिर अपने नाम मैं तो खुद को पहले भारतीय के तौर पर देखता हूँ। राजेंद्र जी, आप ही ने बोला कि हमारे नाम के आगे आर्य है, वत्स है। आज यहीं से एक फरमान निकल जाए कि आज सभी मनीष जी, आलोक जी, राजेंद्र सब के सब अपने नाम के आगे भारतीय लिखेंगे, हटा दीजिए साइड में। लेकिन ये संभव है? तो आपकी सरकार है, आप पहल कीजिए ना। आपकी सरकार पहले भी रही है इतने वर्षों तक। आप कांग्रेस ने राज किया है दशकों तक देश में। ऐसी चीजें नहीं चल सकती ना, दोनों तरह की बातें। ठीक है, आलोक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। मैं बात कर रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता राजेंद्र आर्य से। उनका कहना है कि आलोक जी वत्स लगाते हैं, मैं आर्य लगाता हूं, आप शर्मा लगाते हैं, यही असली पहचान है हमारी। आपका क्या मानना है? यही पहचान है देश की कि जातियों से पहचाना जाए देश को? देखिए, 21वीं सदी में इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती कि व्यक्ति को जातियों में और जातीय जनगणना की जा रही है और हमारा मूल्यांकन जातियों के आधार पर किया जा रहा है जी। क्योंकि ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं था नरेंद्र मोदी जी से टकराने का और सारे मुद्दों पर ये फेल हो गए थे। जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसका फायदा समाज के अंतिम पायदान के लोगों को मिल रहा है और लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास जगा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के लिए। इस कारण वो दोबारा हमको रिपीट कर रहे हैं। अब इन लोगों ने सोचा कि कैसे इस हिंदू वोट को हम तोड़ें, तो ये जातिगत बात लिया और इसकी शुरुआत बिहार से हुई। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ लेकिन उसको प्रदर्शित नहीं किया गया। हालांकि वो सर्वेक्षण बिल्कुल कोरा फॉल्स है। एक चबूतरे पर बैठ के पूरे गांव का लोगों ने भर दिया सारी सीटें। इसका मेन प्रमाण है कि उन्होंने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लिखित में दिया था कि हम इसके अंदर की बातों को बाहर नहीं निकालेंगे। और इनके प्रवक्ता नीरज ने 23 आदमियों की लिस्ट जारी की, जिसमें माननीय उपेंद्र कुशवाहा का भी लिस्ट जारी किया। और जब उनसे पूछा गया एक डिबेट पर, मैं भी उस डिबेट में था जी टेलीविजन पर, तो उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वहां पर लोग अपना एफिडेविट में सारी चीजें लिखते हैं, हमने वहां से बोला। फिर मैंने उनसे पूछा कि चलो उपेंद्र कुशवाहा की बात मैं मान लेता हूं, लेकिन वो 22 आदमी कौन थे जिसका आपने लिस्ट जारी किया? क्या उन लोगों ने भी चुनाव लड़ा था? इस पर वो चुप्पी साध गए। तो ये उन पर तो राजद्रोह का केस चलना चाहिए कि उन्होंने इसको ऐसे क्यों प्रदर्शित किया। और अब ये सोच रहे हैं कि हिंदू के पर्टिकुलर वोट को, ओबीसी वोट को, जिसका कि अभी प्रबल दावेदार और उसकी प्रबल हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। सबसे ज्यादा ओबीसी के विधायक और एमपी हमारी पार्टी में है। पिछले चुनाव में 19 में 44% मत उनका हमको प्राप्त हुआ है। अब उसको तोड़ने की ये सारी कवायद है और ये तरह तरह की बातें लाकर उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी मंशा
सिर्फ और सिर्फ वोट गार्नर करने की है, वोट को अपने तरफ खींचने की है, और कोई लेना देना आलोक नहीं है। जी, आलोक जी, अगर जातीय जनगणना करनी है, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर कीजिए। हर जाति में करोड़पति लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको भी ये चीज मिलना चाहिए, या एक गरीब आदमी जो किसी भी जात का हो उसको मिलना चाहिए? मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इसका आर्थिक स्वरूप चाहता हूं, न कि सिर्फ जात के नाम पर आप किसी को रेवड़ी बांटने का काम यानी करें। डर आपको भी है। आपने कहा कि मैं अगेंस्ट नहीं हूं जातिगत सर्वे के, यानी डर आपको भी है। आलोक जी, एक सवाल अभी के मेरा आपसे ये परिस्थिति में है। अगर चुनाव लड़ना है तो कोई अगेंस्ट नहीं हो सकता, व्यावहारिक सत्य ये है। हाँ, मैं मानिए या ना मैं मानिए। उसी बिंदु पर आ रहा था। आलोक जी, एक सवाल मेरा ये है कि खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीब सबसे बड़ी जाति है मेरे लिए, और वही सबसे बड़ी आबादी है, और उसका कल्याण उनका धर्म और सेवा है। यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कमोवेश यही कहते रहे पूरे 5 साल, और अब कल रात को उन्होंने कह दिया कि जातिगत सर्वे हम लोग कराएंगे। अब सवाल बड़ा ये है कि कहते तो आप भी हैं कि गरीब आपके लिए बड़ी आबादी है और बड़ी जाति है, लेकिन टिकट बांटने में तो आप भी नहीं। हमारे एक पास मिनट आलोक जी, मैं एक उनको- सवाल खत्म कर लूं। आलोक जी, लेकिन जब टिकट बांटेंगे, अब आपकी पहली सूची का इंतजार है। मध्य प्रदेश में आपने टिकटें बांट दी हैं, छत्तीसगढ़ में बांटती हैं, और राजस्थान में बांटेंगे, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि आप बिना जाति को देखे हुए टिकट बांट देंगे। जाति की राजनीति तो आप भी करेंगे। मनीष जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये अकाट सत्य है कि टिकट वगैरह का वितरण जातिगत संरचना को देख के ही किया जाता तो है। फिर फर्क क्या रह गया? ये वही सभी राजेंद्र जी करते बोल रहे हैं कि हम कड़वी भी सच्चाई इससे- है, तो फिर फर्क क्या है हम भी बीजेपी इससे कांग्रेस में? सबसे बड़ी बात ये है ना कि फिर फर्क क्या है बीजेपी कांग्रेस में? आप मान लीजिए कि हम भी जाति की पैरवी करते हैं और कांग्रेस और जनगणना बीजेपी में फर्क जातिगत है। सर्वे होना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है, वो कहते हैं, हम करते हैं। तो आप करा दीजिए। बिहार में आप पर आरोप लगे कि आपकी सरकार रही, आपने नहीं कराया, आप केंद्र में नहीं करा रहे हैं 9.5 साल से। मनीष जी, 71 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ के नाम पर पूरे देश का वोट किया था जी, भी हट गई, लेकिन हमने जो कहा वो किया। आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी कर दी बगैर कुछ किए हुए, और जितने भी इंडिकेटर्स हैं वर्ल्ड में, वो सारे कह रहे हैं कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। IMF, वर्ल्ड बैंक, सारे लोगों का रेटिंग है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो क्या ये सब ऐसे ही हो गया? आज विश्व पटल पर G20 से G21 बना के नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ को एक तरीके से सत्ता बता दिया। आज यूएनओ से ज्यादा प्रबल और ज्यादा दमदार ये G21 समूह है, जो विश्व को एक नई राह वसुधैव कुटुंबकम के तहत देने का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। और बात कर रहे हैं आप, इन्होंने क्या किया 60 साल? हमारे 9 साल और इनके 60 साल, क्या किया इन्होंने? कितने एयरपोर्ट बना दिए, कितनी ट्रेनें दौड़ा दी, कितने लोगों को मेडिकल फैसिलिटी दे दिया, कितने शौचालय बना दिए, कितने मकान बना दिए, सड़कों का महाजाल हमने चारों तरफ बिछा दिया, और ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। जी, मुसलमानों को भी किया, भी 3 तलाक से महिलाओं को मुक्ति दिलाई, 370 हटाया जम्मू कश्मीर में, अब CNA लाने की कवायद हो रही है। क्या कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे? नहीं, वो ये भी कहते हैं कि आप हिंदुत्व बड़ा बखूबी करते हैं। ठीक है, मैं राजन जी के पास एक बार लौटता हूँ। आलोक जी, आप बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। आलोक जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, जब चिरंजीवी बीमा योजना आप बनाते हैं, 25 लाख रुपए का बीमा आप देते हैं, आप रोडवेज में आप चाहें तो आप उसमें कंसेशन देते हैं, आप छूट देते हैं महिलाओं को, अब तो 90% तक कर दिया आपने। आप उज्ज्वला स्कीम में 500 रुपये में सिलेंडर देते हैं। केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि में किसानों के खातों में पैसा डालती है DBT के ज़रिए, ठीक है, और बाकी तमाम आपने छात्राओं को आप स्कूटी बांट रहे हैं। क्या आप जातियां देखकर ये सब योजनाएं बनाते हैं या फिर गरीबी देखकर बनाते हैं? इस देश में समस्या आखिर है क्या? गरीबी सबसे बड़ी चुनौती है, या सोशल इंडिकेटर्स को उभारना, ऊपर लेकर आना बड़ी चुनौती है, या फिर ये जातिगत सर्वे होना ही बड़ी चुनौती है? क्या समस्या क्या है आपकी? नीड ऑफ द आवर क्या है? देखिए, सबसे पहली जरूरत तो है कि सभी लोगों का सर्वांगीण विकास। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। अब आपने जैसे मतलब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा का योजना का बताया, तो वो पूरे प्रदेश के 8 करोड़ लोगों को निर्बाध रूप से मिल रही है। जो सरकारी कर्मचारी उनको RGHS मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको CGHS मिल रहा है, उसके अलावा चिरंजीवी है, और जो गरीब है उनका चिरंजीवी का पूरा पैसा, इवन EWS के भी जो गरीब है उनका भी पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार वहन करती है। तो बीमा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
सरकार ने योजनाओं के अंदर कभी भी भेदभाव नहीं किया कि ये फलाना जाति का है या किसी भी जाति का। राजस्थान के अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर सबसे बेहतरीन काम राजस्थान में हुआ है। आपको पता होगा कि ये जो आय की बाध्यता थी या प्रॉपर्टी का इशू था या वो सारी चीजें थी, उनके जितने सरलीकरण राजस्थान सरकार ने ईडब्ल्यूएस में किए, आप पूरा का पूरा अध्ययन कर लीजिए, हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में नहीं हुए होंगे। सभी राज्यों में, इवन केंद्र की भी जो ईडब्ल्यूएस की पॉलिसी है उसमें भी तमाम विसंगतियां, लेकिन राजस्थान सरकार ने उनको सुलझाने का काम किया। राजस्थान सरकार कहती है कि सब वंचित कौन है? वंचित, मैंने आपको जो फिगर दिया, हायर जुडिशरी का फिगर दिया, मैंने आपको यूनिवर्सिटीज का फिगर दिया, ऐसे तमाम फिगर्स हैं, केंद्रीय सचिवालय का फिगर मैंने आपको दिया। अब आप समझिए जो वंचित है ना, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, केंद्र सरकार भी मानती है कि सामाजिक सुरक्षा तब तक सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तब तक इंसाफ नहीं किया जा सकता। आप मुझे समझिए ना, अगर आप मेरे वर्ग से नहीं है तो मेरे वर्ग का दर्द आप नहीं समझ सकते। नहीं, ये किसने कहा? आपकी सरकारें हैं राजेंद्र जी, जनता आपको चुनकर भेजती है। आप कैसे कह रहे हैं कि आप अगर उस तबके से नहीं है तो अगर मुख्यमंत्री किसी एक जाति से हैं तो क्या वो दूसरी जाति का दर्द नहीं समझ सकते हैं? तो बड़ा विरोधाभासी बात कह रहे हैं आप। मैं क्या कह रहा हूं कि सरकार की जो योजनाएं जिस वर्ग के लिए बनती है, जैसे एससी वर्ग के लिए जो योजनाएं बनती है, एसटी वर्ग के लिए बनती है, माइनॉरिटी के लिए बनती है, मतलब गरीब पिछड़ों के लिए जो बनती है, जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब हैं, जो उच्च वर्ग से भी आते हैं, उन तमाम ओबीसी वर्ग के लिए, आज उनकी योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन ईमानदारी से कौन करेगा? बात यह है, जब प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो वो योजनाएं इंप्लीमेंट होगी कैसे? सवाल इस बात का है कि जब तक उस दर्द को समझने वाला आदमी उस सीट पर नहीं बैठेगा। मैं सिर्फ एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं, राजनीतिक आरक्षण है, लेकिन राजनीतिक आरक्षण के साथ में जो कार्यपालिका के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है, जो डिलीवरी एंड पे जो लोग बैठे हैं, वो लोग जब तक संवेदनशील नहीं होंगे। लेकिन राजेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि ऐसा कहकर आप सीधे संविधान की उस मूल भावना को भी चुनौती देते हैं, जिसमें तबके और पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात की गई थी, लेकिन आप उससे भी निचले स्तर पर जाकर अब चीजों को ले आए हैं, जातिगत, और उसमें जाति में भी सब कास्ट। कैसे आप बताइए ना, कैसे? अब प्रधानमंत्री कहता है कि मैं दलित हूं, मैं पिछड़ा हूं, तब आपको नहीं लगता कि संविधान की भावना का अपनाना? वोट मांगने के लिए आप दलित भी बन जाओ, आप पिछड़े भी बन जाओ। वही मैं आपसे सवाल उठा रहा हूं कि आप वोट मांगने के लिए आप जातिगत सर्वे की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतियां तो असल में गरीबों और तबकों को ध्यान में रखकर बनती है। महिलाओं को, अगर महिलाओं के लिए कोई योजना है तो उसमें किसी जाति की महिला का तो ख्याल थोड़े रखा जाता है। मनीष जी सुनिए, पहली बात तो आप ये बात क्लियर कर लीजिए कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। वो सामाजिक पिछड़ेपन और सामाजिक भेदभाव की मूल भावना के आधार से संविधान ने दिया है। तो जाहिर तौर पर संविधान की मूल भावना से देश चलता है राजेंद्र जी। यही मैं आपको कहना राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से देश नहीं चल सकता है। आप इसको आर्थिक पक्ष से मत जोड़िए। गांव में जाके देखिए, जातियों की स्थिति अभी भी वैसी की वैसी है। इसलिए तब तक आपको उन लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैंने आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय का आंकड़ा दिया। अब आप बताइए ना, आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन बच्चों का तो कर दिया, लेकिन उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी तो पूरा रिजर्वेशन कीजिए ना। वो कौन करेगा? ठीक है, उसका आधा % भी नहीं फॉलो हो रहा, तो उसके लिए तो केंद्र की सरकार को ही जिम्मेदार ठहराएंगे ना। जी। अगर केंद्र की सरकार ने 9.5 साल जी राजेंद्र जी काम नहीं किया, जी वक्त का थोड़ा अभाव, एक बड़ा इशू है, इस पर बात की जा सकती है, लेकिन राजनीतिक, चाहे आप बीजेपी हो कांग्रेस, दोनों की राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से तो जाती आ जाती है, लेकिन संविधान की मूल भावना को भी उससे चुनौती मिलती है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं। आप दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे एनडीटीवी के साथ। नमस्कार।